आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हमने सिर्फ ये चीज कंफर्म करनी होती है कि क्या वो इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं देगी कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ये चीज कंफर्म करेंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट में पैरासीटामोल प्रेजेंट है या नहीं, यस और नॉट, बस सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन उसमें भी ये कि किसी एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ अश्योरेंस तक। So identification tests given in the identification section in the monograph are not designed to give a full confirmation of the chemical structure or composition of the product. They are intended to give confirmation with an acceptable degree of assurance that the article conforms to the description on the label. इसका मतलब ये है कि हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो वही आर्टिकल प्रेजेंट है जो कि लेबल पे मौजूद है, ठीक है, विथ एन एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ एश्योरेंस। लेकिन हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रही कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। वो चीज हम कहाँ पढ़ते हैं, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, हम ऐसे में करते हैं। ऐसे के अंदर हम क्वांटिफाई करते हैं कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे हम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर कुछ माइसलिनस टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं ड्रग से। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा, या फिर नियोस्टिगमिन, इस तरह मतलब डिफरेंट ड्रग्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, वो मोनोग्राफ में उनका गिवन होता है। अगर हम स्टार्ट करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, तो इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। अगर डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स करेंगे तो उसमें ये होता है कि हम ऑपरेटर्स के अंदर अपना जो भी सैंपल होता है उसको प्लेस कर देते हैं। हीटिंग स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है ना हमारा सब्सटेंस, वो मेल्टिंग पॉइंट हमें शो हो जाता है, ठीक है। फिर उस मेल्टिंग पॉइंट को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो हमारे सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो जिसके साथ मैच करेगा हमारा सब्सटेंस वही होगा। इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा मेथड ये होता है कि हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री मेथड यूज करके हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने सब्सटेंस को प्लेस करते हैं और हमें एक ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। कैलोरीमीटर, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर जो होता है, उसके अंदर हम अपने सब्सटेंस को प्लेस करेंगे। एक पैन के अंदर अपने सब्सटेंस को अच्छी तरह से सील करके प्लेस करते हैं। इन डीएससी, melting range and rate of heating is given according to the established standard, and thermograph of sample is compared with the standard. अब जो ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होगा ना अपने सैंपल का और स्टैंडर्ड का, उस ग्राफ को हम थर्मोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें उस थर्मोग्राम में हमें पूरी मेल्टिंग रेंज गिवन होगी। मतलब अगर हमने 200 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक उसका रेंज उसको दी है ऑपरेटर्स को, तो उस पूरी रेंज के अंदर उस सब्सटेंस में कौन कौन सी केमिकल मतलब फिजिकल चेंजेस आती हैं वो सारी हम देख सकते हैं। रेट ऑफ हीटिंग उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे एंडोथर्मिक पीक आई है, कौन से पॉइंट पे एक्सोथर्मिक पीक आई है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये हमारे पास थर्मोग्राम है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो है हमारे पास ट्रामाडोल HCl जो हमारे पास ड्रग है उसका, और नीचे वाला ग्राफ जो है इसमें ट्रामाडोल भी है हमारे पास, और हमारे पास एथोसिल पॉलीमर भी है, ठीक है। क्योंकि जब हम टैबलेट्स को चेक करते हो तो टैबलेट में सिर्फ एक ड्रग तो नहीं होता, ड्रग के साथ और भी कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमने जब उसको चेक करना है, अब हमने ये चीज देखनी है, एक तो ये कि इसकी पीक किस डायरेक्शन में, उसने हीट को अपटेक किया है या एंडोथर्मिक पीक है या एक्सोथर्मिक पीक है। दूसरा ये हमने देखना है कि किस पॉइंट पे जाके कितनी वो पीक शो करती है, ठीक है। अब जैसे ये 180 और 200 के बीच में इसने अपनी पीक शो की है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा ना, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 185 पे इसकी पीक शो हो रही है। दूसरी बात ये आपने देखनी है कि जब हमने सिंपल ट्रामाडोल था तो हमारे पास सिर्फ एक ही
पीक आई थी, लेकिन जब हमने एथोसिल भी इसके साथ यूज किया, ट्रामाडोल और एथोसिल, तो इसमें क्या हुआ कि हमारी जो पीक है ना, एक तो हमारी पीक आ गई ट्रामाडोल की हमारे पास ऑलमोस्ट 188 या 187 जो भी थी, ठीक है, ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एथोसिल की भी पीक्स शो हुई हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास एक शार्प पीक ना हो, आपके पास डिफरेंट जो है ना स्मॉल पीक्स ऑब्टेन्ड हो रही हो, तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा ये प्योर ड्रग नहीं था। ड्रग के साथ हमारे पास एक और भी कंपाउंड मौजूद था, और उस कंपाउंड की भी हम जो है ना पूरा उसकी रेंज देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल ट्रामाडोल था, ठीक है। यहाँ और ये जो पीक है ना, ये एंडोथर्मिक पीक है, और इसमें हमारे पास 187.77 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट आया। लेकिन इसको जब हमने दो कंपाउंड्स को एक साथ हमने चेक किया है, तो जाहिर है जब हम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हो ना टैबलेट के अंदर, वो आपस में जो है ना कंपैटिबल होने चाहिए। तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आया 187 से, ये 188 हो गया, इट इज एक्सेप्टेबल। इसके अलावा जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है, उसमें हमारे पास 6157.917 मिली जाउल जो है ना इसने हीट को टेक अप किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोग्राम ऑफ ट्रामाडोल HCl विच इज कंपेयर्ड विद द थर्मोग्राम ऑफ ट्रामाडोल HCl प्लस एथोसिल पॉलीमर। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स आप लोग पढ़ चुके हैं। हम डिफरेंट टाइप्स जो भी गिवन होगी आइडेंटिफिकेशन सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने कंपाउंड को। क्रोमेटोग्राम ऑफ सैंपल इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। हम अपने सैंपल के क्रोमेटोग्राम को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ये जितने भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप लोग पढ़ोगे ना, सारे के सारे टेस्ट में यही होता है कि हम अपने सैंपल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा सैंपल वही है, जो स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ रहे हैं वही सैंपल के आ रहे हैं। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कंपाउंड वही है जो लेबल पे गिवन है। कॉलम इज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड सैंपल। अगर सपोज हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने अपने कॉलम को प्रिपेयर करना होता है, उसके ठीक है, उसमें उसका स्टेशनरी फेस उसके अंदर डालना होता है। बोथ सैंपल एंड स्टैंडर्ड आर टेकन इन द सेम कंसंट्रेशन एंड डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब हमने जरूरी है कि हमारे जो स्टैंडर्ड के लिए जो हमने कंडीशंस मेंटेन किए वही सैंपल के लिए करें। अदरवाइज अगर हमने सैंपल को किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, स्टैंडर्ड को किसी और में, तो जाहिर रिजल्ट भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो हमने रिजल्ट को जो है ना स्टैंडर्डाइज करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों सैंपल स्टैंडर्ड दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, सेम सॉल्वेंट होना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए। After proper selection of solvent system and chromatographic techniques, the principal spot obtained from the sample is compared to that of standard. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में या जो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक स्पॉट ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। जो आपका सैंपल होता है वो मूव करता है विथ मोबाइल फेस, उसको मूव करवाता है थ्रू स्टेशनरी फेस। तो जहाँ पे वो स्टेशनरी फेस मूव करवाएगा, तो वो हम उसका स्पॉट चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कितना उसने डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो अगर दोनों का स्पॉट एक ही जगह पे आ रहा है, तो हमें इस चीज से कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सैंपल है वो वही है जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास एक हमारे पास क्रोमेटोग्राम है थ्रू HPLC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि हमें क्रोमेटोग्राफ में ऑब्टेन्ड होती है डिफरेंट पीक्स। इन पीक्स के थ्रू हम जो है ना विद डिफरेंट टाइम हमने इन पीक्स जो होती है ना मतलब वेरी करती रहती है। अब इन पीक्स का जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, हमने उस एरिया को फाइंड आउट करना होता है थ्रू उनका एक फार्मूला होता है और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके थ्रू हम इसके एरिया अंडर द कर्व को चेक करते हैं, और उस एरिया से हम कंपेयर करते हैं, हम अपना कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने ऐसे करना है तो हम ऐसे मतलब क्वांटिफाई करना है तो क्वांटिफाई की मतलब इस तरह से हम करेंगे कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करके उससे उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट करना है, मतलब हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सैंपल वही है जो स्टैंडर्ड का है, तो फिर हमने ये पीक्स चेक करनी है कि उसी जगह पे पीक्स आनी चाहिए जहां पे स्टैंडर्ड की पीक्स आ रही हैं।
इस तरह हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में वही कंपाउंड है जो स्टैंडर्ड में है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको चेक कर सकते हैं। सैंपल एंड स्टैंडर्ड्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा आर चेक बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर और एनी अदर रेंज मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। यूवी जो रेज होती है ना, यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 200 से 400 नैनोमीटर। कहीं कहीं हम इसको 180 से 380 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि या तो हम पूरी रेंज उसको दे देते हैं सैंपल को भी और स्टैंडर्ड को भी 200 से लेके 400 पे। अब उस हमने पूरी रेंज दे दी है, अब उन दोनों को हम चेक करेंगे कि उनमें सेम पॉइंट पे पीक आनी चाहिए। जिस पॉइंट पे पीक आती है ना वो उसका लैम्डा मैक्स होता है। जो लैम्डा मैक्स होता है ना उससे हमें पता चलता है कि वो उसका जो है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है। हर ड्रग का अपना एक लैम्डा मैक्स होता है, उससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कौन सा ड्रग है। हम सैंपल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी मोनोग्राफ में मेंशन्ड है कि हमने यही रेंज यूज करनी है तो हम फिर वो जो गिवन रेंज होगी हम उसी के थ्रू उसको फाइंड आउट करेंगे। Both sample and standard are dissolved in a specified solvent and analyzed. हम एक ही तरह का सॉल्वेंट यूज करेंगे सैंपल के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी, उसको डिसॉल्व करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। The requirements are met if the UV visible spectra of the test sample and standard exhibit the maxima and minima at the same wavelength और absorbance ratio are within the specified limit। इसमें ये बात की जा रही है कि हमारी रिक्वायरमेंट तब मेट होंगी जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होगा सैंपल का और स्टैंडर्ड का वो सेम हो। स्पेक्ट्रा हमारे पास जो इसका ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है जब हम इसको इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं तो उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सैंपल और स्टैंडर्ड के स्पेक्ट्रा में जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही है, वेव बन रही है, उस वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है उसका मिनिमम पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। उसकी जो एब्जॉर्बेंस रेशियो है वो सेम, वेवलेंथ टू एब्जॉर्बेंस रेशियो, मतलब जितनी वेवलेंथ आ रही है कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो रेशियो सैंपल स्टैंडर्ड की सेम आनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हमारे जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे सैंपल और स्टैंडर्ड जो है ना आपस में कंपेरेबल हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होती है, वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, अगर सपोज हमने 200 से 400 की रेंज दी है, ठीक है 200 से 400 की रेंज दे दी है। अब इस पूरी रेंज में जहां सैंपल जो होता है ना वो एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट को, जब वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एब्जॉर्बेंस का एक ग्राफ बनेगा। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करेगा ना उस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जहां पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.8 से 1 के दरमियान में इसकी एब्जॉर्बेंस आ रही है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे जिस वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम शो करता है ना उस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है इस वेवलेंथ पे। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है इस वेवलेंथ को तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है। हर ड्रग का एक खास लैम्डा मैक्स होता है, उस लैम्डा मैक्स के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले डायग्राम में हमारे पास लैम्डा मैक्स है 217 नैनोमीटर, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। इस वाली डायग्राम में ऑलमोस्ट अराउंड ये 300 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, तो ये इसका जो है ना ऑलमोस्ट 295 इस तरह से इसका जो है ना लैम्डा मैक्स है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, it is the most accurate and reliable method of identification। most accurate और reliable method of identification हमारे पास जो होता है ना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होता है, मतलब FTIR जो होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके थ्रू हम जो है ना अपने सैंपल को जो है ना चेक करते हैं। और उसमें ये होता है कि हमारे पास जो IR स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होता है ना उस स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास डिफरेंट पीक्स होंगी एट अ पर्टिकुलर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा। अब एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर की उसमें आप देख सकते हैं कभी हमारे पास CH बॉन्ड होता है, कहीं कभी कहीं हमारे पास CN बॉन्ड होता है, NH बॉन्ड होता है। तो वो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी बेसिस पे हमारे पास जो होते हैं ना ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। तो ये सबसे रिलायबल और एक्यूरेट मेथड होता है। IR स्पेक्ट्रा शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल ग्रुप बैंड्स। The band present in the standard must also be present in the sample at the same position.
अब IR स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल ग्रुप बैंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रुप बैंड्स का मतलब ये है कि अगर सपोज हम पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड भी है, हमारे पास CH बॉन्ड भी होगा, CN बॉन्ड भी होगा। तो जो जो बॉन्ड्स हैं, जो जो स्ट्रक्चरल ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, हर स्ट्रक्चरल ग्रुप का अपना एक खास वेवलेंथ होता है, एक अपनी खास फ्रीक्वेंसी होती है। उसी फ्रीक्वेंसी पे वो जो है ना अपनी पीक शो करेगा। अब जो स्टैंडर्ड की पीक जिस पॉइंट्स पे आ रही है ना, वही सारी पीक्स सैंपल के अंदर भी आनी चाहिए। In this case, the sample and standard are dissolved in the suitable solvent at similar containers and conditions, and after drying, spectra are collected again. अब जब हम इसको जो है ना FTIR के लिए हम अपने सैंपल्स देते हैं, तो सैंपल में हमारे सैंपल्स और स्टैंडर्ड दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए। उसके बाद जब हम उसको स्पेक्ट्रा कलेक्ट करेंगे, आफ्टर ड्राइंग जो है ना हम अपना स्पेक्ट्रा कलेक्ट करेंगे। स्पेक्ट्रा कलेक्ट करेंगे हम, अपने डाटा जो वो हमें प्रोवाइड करेंगे उससे हम अपना ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ में हमारे पास जो स्ट्रक्चर ग्रुप्स स्टैंडर्ड के अंदर आ रहे हैं, हमारे पास वही सारे सैंपल के अंदर भी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड के कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स थे जो चेंज हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास निमेसोलाइड एक ड्रग है, उसको हमने कंपेयर किया है निमेसोलाइड प्लस एथोसिल। हमारे टैबलेट के अंदर ड्रग भी है, हमारे पास पॉलीमर भी है। अब सबसे पहला ये जो नीचे वाला है हमारे पास स्पेक्ट्रा, ये हमारे पास सिंपल निमेसोलाइड का स्पेक्ट्रा है, और जो सेकंड वाला स्पेक्ट्रा ये हमारे पास एथोसिल पॉलीमर का स्पेक्ट्रा है, और जो थर्ड ऊपर वाला स्पेक्ट्रा ना, ये कॉम्बिनेशन है निमेसोलाइड और एथोसिल का। हमने क्या किया, FTIR में हमने अपना एक सैंपल निमेसोलाइड का रख दिया, दूसरा सैंपल हमने एथोसिल का रख दिया, तीसरा सैंपल में हमने दोनों चीजें डाल के रख दी हैं। ठीक है, अब ये होगा कि हमने ये चीज देखनी है कि जो हमारे पास निमेसोलाइड प्लस एथोसिल में बॉन्ड्स है ना, जो पीक्स ऑब्टेन्ड हो रही हैं, वो पीक्स जो होंगी वो वही पीक्स होनी चाहिए जो एथोसिल के भी अंदर हो और जो निमेसोलाइड के भी अंदर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एथोसिल की बात करें तो एथोसिल में हमारे पास एक पीक यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, S डबल बॉन्ड O की पीक है 1078 पे। अब यही पीक जो होगी ये हमारे पास जो मेन टैबलेट था जिसमें एथोसिल और निमेसोलाइड था उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें निमेसोलाइड के अंदर, तो निमेसोलाइड में आप यहाँ पे NH बॉन्ड की एक पीक देख सकते हैं। NH बॉन्ड की पीक है 3285 पे। अब यही वाली पीक जो मेन आपका टैबलेट है उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निमेसोलाइड में एक ये वाली पीक है 1516 पे, ये NO2 की पीक है, ये पीक आपके मेन कंपाउंड में होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी 1500 की पीक है वो भी वहां पे होनी चाहिए। हमारे पास COC बॉन्ड की एक पीक है 1159 पे, ये भी इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। S डबल बॉन्ड O की पीक भी होनी चाहिए। सारी पीक्स जो इंडिविजुअल हमारे पास इंग्रेडिएंट्स के अंदर है ना, वो सारी की सारी पीक मेन हमारे पास टैबलेट के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पीक्स जो है ना वो निमेसोलाइड के अंदर तो है, लेकिन वो जब उसको हमने कॉम्बिनेशन में एथोसिल के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो वो पीक गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो पीक्स हमारे पास इंडिविजुअल कंपाउंड्स के अंदर हैं वो कॉम्बिनेशन के अंदर भी होनी चाहिए। अब होता ये है कि इससे हम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते, हम इस चीज से को भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई एक्सटर्नल कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आ गई, कोई और एक्सटर्नल कंपाउंड तो नहीं आ गया, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कोई वेरिएशन आ गई है। अगर इस तरह की वेरिएशन आ जाएगी तो ये भी पॉसिबल है कि हमारी जो निमेसोलाइड की एफिकेसी थी, फार्माकोलॉजी की प्रॉपर्टीज थी, वो चेंज हो जाए। तो इस चीज को हमने इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स के अंदर पीक्स हैं वही आपके टैबलेट के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ ऐसे हम एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमने कुछ पीक्स को जो है ना हमने कुछ केमिकल चेंजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से कुछ पीक्स हमारी जो है ना मास्क हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में हमने जो मेन फंक्शनल उसकी पीक होगी ना उसको रिटेन करना है। बाकी कुछ फेवरेबल केसेस होते हैं, हम खुद चाह रहे होते हैं कि हमारी ये पीक जो है ना वो कवर हो जाए और जो हमारे पास मेन कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल हम इनकैप्सुलेशन वगैरह करवाते हैं, मतलब कुछ पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, उसमें चेंजेस हो जाती हैं, तो उसमें वो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसमें फिर हम लिटरेचर में देखते हैं कि उस पीक का कोई हमें फायदा भी होता है या नहीं होता। ठीक है,
अब कुछ माइसेलेनियस टेस्ट हैं जो कि हमारे जो है ना स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एट्रोपिन. इट इज एन एंटीकोलिनर्जिक एल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना. ये एंटीकोलिनर्जिक एल्कोलाइड होता है और एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये. और इट इज एन एंटीडोट ऑफ नियोस्टिग्मिन. ठीक है, नियोस्टिग्मिन का ये एंटीडोट होता है. नियोस्टिग्मिन बेसिकली हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग होता है और हमारे पास एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये इसके एंटीडोट के तौर पे यूज कर सकते हैं. अब एट्रोपिन क्या करता है, ये अगर हम आई के अंदर डालें तो ये प्यूपिल की डायलेशन करवाता है. ठीक है, अब जो स्पेसिफाइड इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है हमारे पास मोनोग्राफ के अंदर, वो उसके लिए उसमें हम जो है ना कैट को यूज करते हैं एज अ टेस्ट एनिमल. वैसे जनरली फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जब आप लैब परफॉर्म करते हैं तो तब भी हमने एट्रोपिन को यूज करते हैं और इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि पीपल डायलेशन वाकई हो भी रही है या नहीं हो रही. उसके लिए मोस्टली जो है ना ह्यूमन वॉलंटियर स्टूडेंट्स अपने आप को वॉलंटियर करके चेक कर सकते हैं उसमें. फिर उसमें ये कि हम थोड़ा डोज बहुत कम होता है, फेवरेबल डोज होता है कि वो उसको डैमेज कॉज ना करे आई पे. और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम कैट को यूज करेंगे एज अ टेस्ट एनिमल. अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टैबलेट्स टैबलेट या फिर वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन हम यूज करेंगे. अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो उसका सफिशिएंट नंबर यूज करेंगे या फिर वॉल्यूम लेंगे इंजेक्शन का इक्विवेलेंट 2.6 to 1 mg ऑफ एट्रोपिन. ठीक है, इतना टैबलेट या इतना वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन लेंगे कि उसके अंदर 0.6 से लेके 1 mg तक एट्रोपिन होना चाहिए. उसको हम डिजोल्व करवाएंगे 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में. ठीक है, अच्छी तरह से उसको डिजोल्व करवा लेंगे 10 ml डिस्टिल वाटर में और उसको फिल्टर कर लेंगे. ठीक है, डिजोल्व करने के बाद उसको फिल्टर करना है. Instill 1 drop of this filtrate into cat's eye. कैट्स की आई के अंदर जो है ना अपना एक इसका एट्रोपिन का एक ड्रॉप जो है ना इंस्टिल कर देंगे आइदर राइट आई या लेफ्ट आई. उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स तक हमने ये चीज चेक करनी है कि कैट की आई के अंदर प्यूपिल डायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है. इफ प्यूपिल डायलेशन अकर्स इट विल बी एन एविडेंस ऑफ एट्रोपिन. ठीक है, अगर आई के अंदर प्यूपिल डायलेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इट इज एन एविडेंस ऑफ एट्रोपिन. पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल के अंदर एट्रोपिन है और एट्रोपिन टेस्ट फूड इज withheld फॉर 18 to 24 आवर्स. इसका मतलब ये है कि टेस्ट परफॉर्म करने से पहले 18 to 24 आवर्स तक हमने जो है ना रैबिट्स को फूड प्रोवाइड नहीं करना. ठीक है, हो सकता है कि उस फूड की वजह से हमारे सैंपल के रिजल्ट सही ना आए, तो 18 to 24 आवर्स तक जो है ना फूड प्रोवाइड नहीं करना रैबिट्स को. नाउ इंसुलिन इज इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली इनटू ईच रैबिट which should cause convulsion in at least 3 of the 6 rabbits. अब बेसिकली आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है. इंसुलिन क्या करता है कि हमारे जो ब्लड ग्लूकोज होती है ना उसकी अपटेक करवाता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा, उसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. तो अब अगर हम इंसुलिन को नॉर्मल कंडीशन, अगर डायबिटिक कंडीशन में हम इंसुलिन देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बहुत हाई होता है वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है. तो हाइपरग्लाइसीमिया में हम इंसुलिन देते हैं तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ऑब्टेन होता है. लेकिन अगर हम नॉर्मल रैबिट्स के अंदर दे रहे हैं जो डायबिटिक नहीं है तो क्या होगा कि हम इंसुलिन ग्लूकोज लेवल मजीद जो है ना अगर अपटेक उसका इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगी. तो हमने क्या किया, इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली रैबिट्स के अंदर इंजेक्ट करवा लिया. अब क्या होगा कि आउट ऑफ 6 रैबिट्स एटलीस्ट 3 में जो है ना कन्वर्जन्स होनी चाहिए. इमीडिएटली आफ्टर कन्वर्जन, हमने कन्वर्जन के बाद एक इमीडिएटली ये करना है कि 5 ml ऑफ 50% डेक्स्ट्रो सोल्यूशन उसको जो है ना इंजेक्ट करवा देना इंट्रावेनसली. ठीक है, जैसे ही कन्वर्जन स्टार्ट होगी
इमीडिएटली आपने चेक कर लिया इंसुलिन के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने 5 ml जो है ना 50% डेक्स्ट्रो सोल्यूशन इंजेक्ट करवा लिया आईवी, उसके बाद द कन्वर्जन शुड रिलीव एंड एटलीस्ट 4 रैबिट्स शुड रिमेन अलाइव फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने डेक्स्ट्रो सोल्यूशन इंजेक्ट किया है तो उसके बाद एटलीस्ट 4 रैबिट्स ऐसे होने चाहिए जो एटलीस्ट 3 दिन तक जिंदा रहें। ठीक है, तो ये सारी अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स मेट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल के अंदर इंसुलिन है जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इंसुलिन। नेक्स्ट टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर आइसोफ्लोरोफॉस्फेट। आइसोफ्लोरोफॉस्फेट इज अवेलेबल एज ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट या फिर सोल्यूशन के तौर पे ऑब्टेन हमारे पास अवेलेबल होता है एंड यूज इन ग्लोकोमा एज मेयोटिक एजेंट। ग्लोकोमा के अंदर हम आइसोफ्लोरोफॉस्फेट को यूज करते हैं एज मेयोटिक एजेंट। इसको हम आइडेंटिफाई करने का इसका प्रोसीजर ये है कि 100 mg ऑइंटमेंट या फिर 0.1 ml सोल्यूशन ऑफ आइसोफ्लोरोफॉस्फेट हम लेंगे। अगर हमारे पास ऑइंटमेंट है तो उसका 100 mg लेंगे, अगर सोल्यूशन है तो उसका 0.1 ml लेंगे। 3 रैबिट्स आर यूज एज टेस्ट एनिमल्स। इसके लिए हम 3 रैबिट्स यूज करेंगे एज टेस्ट एनिमल्स। सैंपल इज इंस्टिल्ड इनटू द आई ऑफ ईच रैबिट। हर रैबिट के आई में हमने सैंपल को जो है ना इंस्टिल करना है। A positive identification is evident if the pupil of treated eye is at least 2 mm smaller than the untreated eye pupil। अब क्या है कि हमने ये बात की कि आइसोफ्लोरोफॉस्फेट जो है ना वो मेयोटिक एजेंट है। मेयोटिक एजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो प्यूपिल की जो है ना कंस्ट्रक्शन करवाएगा। तो हमने इस चीज को चेक करना है कि हमने जिस आई के अंदर इसको इंस्टिल किया था उस आई के अंदर जो है ना एटलीस्ट 2 मिलीमीटर जो है ना प्यूपिल का साइज कम हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू अनट्रीटेड आई प्यूपिल। ठीक है, स्केल के थ्रू हमने इसको मेजर करना है, एटलीस्ट 2 मिलीमीटर वो स्मॉल होना चाहिए, उससे ज्यादा भी अलाउड है लेकिन एटलीस्ट 2 मिलीमीटर। The conjunctivas of the treated eye should not show more than a slight reddening which disappear within 4 hours। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आई की, कंजक्टाइवा उसको कहते हैं, वो जो होगी ना उसके अंदर शुड नॉट शो मोर देन अ स्लाइट रेडनिंग होने, मतलब बहुत ज्यादा रेडनिंग नहीं होनी चाहिए, स्लाइटली रेडनिंग अलाउड है, और जो कि वो भी डिसअपियर हो जाए विद इन 4 आवर्स। ठीक है, तो हमारे ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर मेट होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल के अंदर आइसोफ्लोरोफॉस्फेट प्रेजेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हमने डिफरेंट मेथड्स भी पढ़े हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, हम डीएसई यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास माइसलेनियस टेस्ट थे जो स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए होती हैं। सो इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।